हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आज की क्लास में बच्चों। मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है। आज मैं आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन करवाने वाला हूँ। रिवीजन तो हम लोग कर चुके हैं। वैसे जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं, प्योर रिवीजन, हाँ, तो वो बच्चे मेरे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, रिवीजन का लिंक रेजिडेंशियल स्टेटस के टॉपिक का, वो हम लोग रिवाइज वहाँ से कर लेंगे। बट अभी आज जो मुद्दा है वो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। आओ एवरीवन। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट नंबर 1, इस पीडीएफ को देखने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा मेरा, जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Question number 1, a citizen of Africa has been staying in India since 1980. He leaves India on 16th of July 2022 on a visit to Africa and returns on 4th of January 2023. Determine the residential status for assessment year 23-24. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना है एक सिटीजन का, वो 1980 से इंडिया में है और आपको बताना है कि उसका स्टेटस इंडिया में क्या है असेसमेंट ईयर 23-24। बच्चों एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपको याद है रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग जब निकालते हैं तो उसके अंदर सेक्शन 6 के अंदर पढ़ते हैं ना। 6(1) इंडिविजुअल होता है, 6(2) HUF, 6(3) कंपनी और 6(4) एनी अदर पर्सन। जब हम इंडिविजुअल और HUF के लिए पढ़ते हैं तो आपको पता है कि उसमें रेजिडेंट दो तरह के होते हैं, एक तो या तो रेजिडेंट हो गए या नॉन रेजिडेंट हो गए। रेजिडेंट आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है ROR यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और एक होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। बच्चों कंडीशंस तो आपको कुछ याद आ ही रही होंगी और रिवाइज कर लिया है तो ये वीडियो देखने का फायदा है। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज करके बैठे। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपली इस साल की डिटेल्स दे रखी हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा असेसमेंट ईयर 23-24 में। तो आओ जरा दोस्तों देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो आपको हेडिंग लिखनी होगी रेजिडेंशियल स्टेटस आप किसकी निकाल रहे हो। अगर उस पर्सन का नाम है तो उस पर्सन के नाम से, अदरवाइज आप लोग सीधा स्टेटस निकाल सकते हो। कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हो वो लिखना बहुत जरूरी है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, ठीक है। और सबसे पहले ध्यान से इस प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको यह निकालना चाहिए कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो या नहीं। और वो जानने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर 22-23 जिस साल का हम लोग असेसमेंट ईयर के लिए स्टेटस फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 22-23 में आप ये चेक करो कि आपका स्टे कितना है। और उसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 16 जुलाई को इंडिया में से चला गया और 4 जनवरी 2023 को वो दोबारा इंडिया में आ जाता है 16 जुलाई को चले जाता है और 4 जनवरी को वापस आ जाता है। अब आप बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं अप्रैल 2023, तो अप्रैल 2023 में उसका स्टे कितना है, पूरे 30 डेज, हाँ या ना। मई 2023 कितना, 31। जून 2023 कितना, 30। जुलाई में वो इंडिया में है या नहीं, सॉरी मैं गलत लिख दिया, 22 होंगे सारे। अप्रैल 22, मई 22, जून 22, जुलाई 22। जुलाई 22 में वो इंडिया में है या नहीं। 16 जुलाई को वो इंडिया से बाहर गया, तो आपको पता है कि 16 दिन के लिए वो इंडिया में ही था, ठीक है। और इसके बाद वो दोबारा कब आया, अब आपको याद है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जिस दिन वो इंडिया से जाता है और जिस दिन वो इंडिया में आता है, दोनों ही दिन इंडिया में काउंट करते हैं, हाँ कि नहीं। अब यहां पर इस जुलाई मंथ में वो इंडिया से गया है 16 तारीख को, तो जिस दिन वो गया है वो दिन इंडिया में काउंट करेंगे, तो 16 डेज हो गया, ठीक है। अब रिटर्न ऑन 4th ऑफ जनवरी, तो 4 जनवरी को दोबारा आ गया, तो जनवरी मंथ को आप इंडिया में काउंट करोगे, जनवरी 2023, है ना। जनवरी मंथ में वो इंडिया में आ गया, 4 तारीख को इंडिया में आया है बच्चों। जनवरी में 31 डेज होते हैं, 31 में से 3 दिन बाहर, तो जनवरी में कितने डेज, 28। फेब 23, इट्स नॉट अ लीप ईयर, तो 28 ही रहेगा। और मार्च 23 हो गया, 31 डेज।
तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करके दिखाना है कि आपका स्टे इंडिया में कितना है। इज दैट क्लियर? ये आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आप ये फटाफट कैलकुलेट करो। ये बन रहे हैं 194 डेज, क्योंकि उसका स्टे 194 डेज बन रहा है बच्चों। तो ऐसे केस में उसका स्टे क्योंकि 194 डेज बन रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशन पूरी हो रही है 182 डेज वाली। इज दैट क्लियर? सो आप लोगों को लिखना होगा जो शर्त पूरी हो रही है, जो कंडीशन पूरी हो रही है वो मेंशन करनी होगी। सो लिखोगे एन अफ्रीकन सिटीजन has stayed in India for 194 days which fulfills the first basic condition that is to stay in India for 182 days or more in the relevant previous year। है ना? तो आप इसमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, क्योंकि उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा बनता है, सो आप लोग क्या लिखोगे कि उसका स्टे क्योंकि 182 डेज से बनता है इसीलिए does he is resident of India, वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बच्चे प्रेजेंटेशन नहीं समझते, क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर आप लोग सही तरीके से नहीं करोगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो आपको अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 में आपने उसको रेजिडेंट तो प्रूव कर दिया, अब आपको ये प्रूव करना है वेदर ही इज resident and ordinarily resident, or not। क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नहीं, है ना? तो इसी रीजन से आपको यहां पर कंडीशन मेंशन करनी होगी उसकी, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात मेंशन कर दी गई है कि वो 1980 से इंडिया में है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको याद है ना कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस, 7 प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज और 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। क्या वो ये 2 कंडीशंस पूरी नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा बच्चों। सो राइट डाउन एन अफ्रीकन सिटीजन हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया since 1980 and has never been outside India except in the relevant previous year। इस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले वो कभी भी इंडिया से बाहर नहीं गया। Thus he fulfills both the additional conditions number one, he is resident of India in any 2 previous years out of 10 previous years
immediately preceding the relevant previous year। एक तो ये कंडीशन हो गई। इसके अलावा his stay in India is 730 days or more during 7 previous years immediately preceding the relevant previous year। द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल 730 दिन का उसका स्टे बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों शर्तें उसकी पूरी हो रही हैं, तब जाके हम लोग आपको क्या भरेंगे। अगर दोनों की शर्तें क्योंकि पूरी हो रही हैं, क्या होगा कंक्लूजन, क्या होगा? ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो मेरे ख्याल से आपको प्रेजेंटेशन समझ में आ गई। मैं आपको बार बार प्रेजेंटेशन पर दोबारा नहीं दूंगा, ठीक है, बट एक बारी आपको प्रेजेंटेशन देखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का आपको उन्होंने स्टेप निकाला, फिर इसके बाद आपको निकालना है कि आरओआर हो या नहीं, है ना। और फिर उसके लिए जो कंडीशन होती थी वो तो वैसे ही सेटिस्फाई हो रही थी। तो मैंने शुरुआत ही कुछ इस तरीके से कर दी, क्योंकि सिंस 1980 वो इंडिया में है, तो ऑब्वियस है कि वो फुलफिल कर रहा होगा दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन जो कि पिछले सालों की है। 10 प्रीवियस ईयर में तो कोई भी 2 साल रेजिडेंट और 7 सालों में 730 दिन का स्टे इन इंडिया। यस और नो? और इसी वजह से कंक्लूजन क्या बना? ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, अब एक जरा अब मैं प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करूंगा। प्रेजेंटेशन आप लोग बना पाओगे, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, बट हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। मिस्टर एंड्रयू साइमंड्स, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, हैज बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर। हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है एंड्रयू साइमंड्स since 1997-98। determine his residential status for the assessment year 23-24। बेटा इसको ठीक कर लेना, ये 23-24 है, ठीक है। अब आपको 23-24 के लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, यानी 22-23 के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, प्रीवियस ईयर 22-23। अब मुझे बताओ, हर साल वो 100 दिन के लिए आता है, ठीक है, हर साल वो 100 दिन के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 2। अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में, प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर मैं देखूं तो वो कितने टाइम के लिए आया होगा? 100 दिन। यस और नो एवरीवन? अब 100 दिन के लिए अगर 22-23 में आया, हमें क्या करना है? 182 डेज वाली कंडीशन पूरी हो रही है क्या? नहीं हो रही, क्योंकि 182 डेज वाली कंडीशन पूरी होती तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाता। बट दूसरी कंडीशन भी थी, 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो चेक करेंगे बच्चों, प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20 और प्रीवियस ईयर 18-19। इन 4 सालों में उसका स्टे कितना बनता है बच्चों? अगर इन 4 सालों में 365 डेज और मोर बन गए तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। यस और नो एवरीवन? तो ये वो रेजिडेंट बन गया है। क्यों? क्योंकि ये बन रहे हैं 400 दिन। यस और नो एवरीवन? ठीक है जी। अगला क्या है, हमें ये चेक करना होता है आरओआर हो या नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब आप ये क्वेश्चन को आंसर लिख रहे होगे तो आपको अपना रीजन देना होगा। तो रीजन में आपको देना है जो कंडीशन मैच हो रही है, जिस वजह से आप रेजिडेंट बन रहे हो। तो आप 60 डेज वाली कंडीशन पूरी कर दोगे। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं हो रही। समझ गए? अच्छा, फिर इसके बाद आप लिखोगे स्टेप नंबर 2 की रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं, और उसके लिए आपको देखना होता है 7 सालों में 730 दिन। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे ही पिछले 7 साल तक चले जाऊं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 साल तो 700 दिन बनते हैं और हमें चाहिए 730 डेज। तो क्योंकि ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? RNOR। क्या आंसर आएगा? RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट कहता है अगर वो 110 दिन के लिए आ रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 110 डेज के लिए आ रहा होता तो ऐसे केस में
7 सालों में 730 बन जाते, और 2 प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, ये साबित करना कौन सा बड़ी बात है, जब हर साल 100 दिन करके भी वो रेजिडेंट माना जा रहा था। जैसे बच्चों होता क्या है कि प्रीवियस ईयर, अगर मान लो प्रीवियस ईयर, मैं 2 का बी पार्ट बता रहा हूँ, 22-23 में उसकी 100 दिन है, 21-22 में भी कितना है 100, 19-20 में भी कितना है, सॉरी 20-21 में भी कितना है 100, 19-20 में कितना है अगेन 100, 18-19 में कितना है अगेन 100। इस तरीके से अगर चलते जाएं तो वो हर साल 100 दिन के लिए, यस और नो एवरीवन, हर साल 100 दिन के लिए। अब एक बात बताओ, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, तो जैसे वो इस साल में रेजिडेंट बना था, कैसे बना, 1, 2, 3, 4, इन 4 सालों में 400 दिन बन रहे थे, इसी तरीके से क्या वो इस साल में रेजिडेंट नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। कैसे? इस साल में रेजिडेंट चेक कर लिया, इस साल में 60 डेज और मोर हो गया, 1, 2, 3, 4, इन 4 सालों में 400 दिन, 365 डेज से ज्यादा। इसी तरीके से वो इस साल में भी रेजिडेंट हो सकता था, इस साल में भी रेजिडेंट हो सकता था। कैसे? इस साल में 60 डेज और मोर, 1, 2, 3, 4 सालों में 400 दिन, जो कि 365 डेज से ज्यादा बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मेरा कहने का मतलब ये है कि वो पहले 100 दिन में ही ये कंडीशन पूरी कर पा रहा, तो 110 डेज में तो और बेटर हो जाएगा। तो ऐसे केस में यस, उसका आंसर क्या होगा कि वो दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी कर गया। जहां पर 100 की जगह अगर 110 डेज होता, अगर ये 110 डेज होता तो 7 सालों में कितने बन जाते? 770 दिन। और एक तो वो हो गया, और 2 प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट तो वो बन ही जाता आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। हाँ या ना एवरीवन? तो ROR हो जाता है इसका आंसर, नेक्स्ट वाले का बी। क्या मेरी बात समझ में आई? ये देखो, मिस्टर संजय left India for the first time on May 20, 2020. During financial year 22-23, he came to India once on May 27 for a period of 53 days. अब क्योंकि उसका 60 डेज भी स्टे नहीं बन रहा, क्योंकि उसका 60 डेज स्टे नहीं बन रहा, तो इसलिए वो तो क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। तो आंसर इज नॉन रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मिस्टर जैक कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन April 16, 2020. During the stay in October in India up to October 5, 2022, he stays at Delhi up to April 10, 2022, and thereafter remains in Chennai till his departure from India. Determine the residential status. बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो दिल्ली में है चेन्नई में है, तो इंडिया में ना। सो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा? मिस्टर जैक पहली बार इंडिया में आया है, तो आपको देखना होगा कि उसका स्टे कितना बन रहा है। अगर मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर ये 4, तो आपको देखना होगा 2020-21 में उसका क्या स्टे बन रहा है, क्योंकि अगर मैं असेसमेंट ईयर 23-24 कह रहा हूं तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 22-23। तो पहले सॉरी, प्रीवियस ईयर 22-23 करें। प्रीवियस ईयर 22-23 में उसका क्या स्टे बन रहा है? मैंने चेक किया, प्रीवियस ईयर 22-23 में वो अक्टूबर 5, 2022 तक तो इंडिया में ही था। सो अप्रैल में कितने हो गए? 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30। कब गया वो इंडिया से बाहर? 5 अक्टूबर तक। तो 5 दिन ये। तो भाई जिस दिन जाता है और जिस दिन इंडिया में आता है, दोनों ही दिन इंडिया में काउंट करते हैं ना। सो ये सारा का सारा स्टे उसका इंडिया में हो गया। तो बताओ टोटल कितने हो गए? टोटल स्टे कितना हो गया? ये हो गया 188 डेज। क्योंकि ये 188 डेज हो गया इंडिया में, तो वो इंडिया का रेजिडेंट तो हो गया। क्यों? 182 डेज वाली कंडीशन पूरी होगी। अब क्या करना होता है? हमें देखना है ROR हो या नहीं। ROR होने के लिए 2 प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर और 7 सालों में 730 दिन। अब जरा चेक करते हैं, 2021-22 में वो इंडिया में था। जी हाँ, पूरा इंडिया में था, पूरा 365 डेज। 20-21 में वो इंडिया में था। 20-21 की अगर हम बात करें, वो 16 अप्रैल को इंडिया में आया है, यानी 15 दिन छोड़ के अप्रैल में। तो 365 में से 15 दिन हटा दो, तो ये बने 350 डेज। क्या वो 1920 में इंडिया में था? नहीं था। 1819 में? नहीं था। इससे पहले वो था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है 2021 में वो पहली बार इंडिया में आया है, 16 अप्रैल। अब इसका मतलब है 7 सालों में तो बने 715 दिन। तो भैया हमारी दूसरी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। हाँ, वो बात और है कि पहली एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाती, 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, तो ये भी रेजिडेंट बन जाता है क्योंकि 182 डेज से ज्यादा है। यहाँ पे भी रेजिडेंट बन जाता है, 182 डेज से ज्यादा है।
बट 7 सालों में 730 होने चाहिए थे, बने 715। इस वजह से ये इंडिया का रेजिडेंट तो है, बट कौन से वाला रेजिडेंट है? RNOR। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? RNOR। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो जरा एक बार। कह रहा है इंडियन सिटीजन बिजनेसमैन मिस्टर राजकुमार हु रिजाइड्स इन जयपुर वेंट टू जर्मनी फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाता है, तो बच्चों आपको तो पता ही है, जब भी कभी कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाएगा, यानी आउटसाइड क्या कहते हैं, इंडिया को छोड़ के जाएगा, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वो होती है 182 वाली। अब कब गया वो इंडिया में? इंडिया से बाहर 15 अगस्त को गया, तो अप्रैल 30 डेज, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त में 15 दिन, और वो 182 डेज नहीं बनेगा, क्योंकि ये 182 डेज नहीं बन रहा इंडिया में ड्यूरिंग द ईयर, इस वजह से वो इंडिया का क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अब अगर वो लेजर ट्रिप के लिए जाता, बच्चों याद है ना, एक्सेप्शन केसेस में कवर हो जाते हैं, 3 तरह के लोग एक्सेप्शन केसेस में कवर हो जाते हैं। एक, ऐसे लोग जो कि इंडिया में सिटीजन है, बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। दूसरा, इंडियन सिटीजन बाहर जा रहे हैं एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। नंबर 3, कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन पर्सन जो इंडिया में आ रहा है ऑन अ विजिट। ये 3 केसेस ऐसे होते हैं जहां पे 182 डेज वाली कंडीशन ही लगती है, 60 डेज वाली कंडीशन लगती ही नहीं। Will your answer be different if you had gone on a leisure trip? Yes, आंसर डिफरेंट होता बच्चों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पस नहीं है, तो ऐसे केस में आप 60 डेज वाली कंडीशन पूरी कर जाते हैं, और जिसकी वजह से आप इंडिया के क्या बन जाते हैं? रेजिडेंट भी बन जाते हैं, और क्योंकि इससे पहले आप इंडिया के बाहर कभी गए नहीं, तो आप ROR बन जाते हैं। हाँ या ना एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 6 देखो। Mr. X was born in India. His parents were also born in India in 1948. His grandparents were, however, born in England. Mr. X was residing in India till 15th of March 2021. Thereafter, he migrated to England and took the citizenship of the country on 15th of March 2023. He visits India during 22-23 for 90 days. Determine the residential status of Mr. X for the assessment year 23-24. तो आपको इनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। कैसे निकाले? बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप कब इंडिया में आए? अच्छा, क्या वो इंडियन ओरिजिन पर्सन है? पहले तो ये देखो, वो इंडिया में बॉर्न है, ठीक है। इंडियन ओरिजिन पर्सन कौन होते थे? या तो वो खुद इंडिया में 1947 से पहले बॉर्न हो, या तो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में 1947 से पहले बॉर्न हो। अब आप ध्यान से अगर देखो तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स तो इंग्लैंड में बॉर्न थे, इंडिया में बॉर्न हुए पेरेंट्स, बट वो 1948 में बॉर्न हुए। अब ऐसी सिचुएशन में बच्चों, क्योंकि वो इंडिया में 1948 में बॉर्न हुए, जो कि आज़ादी से बाद हमें आता है, तो ऐसे केस में वो इंडियन ओरिजिन माना नहीं जाएगा। तो इंडियन ओरिजिन माना तब जाएगा जो 1947 से पहले उसका या उसके पेरेंट्स का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ। अब आपको याद आ रही है ये बात? तो ऐसे सिचुएशन में वो इंडियन ओरिजिन वाला केस तो नहीं है, बट नॉर्मल केस लगेगा। Mr. X was residing in India till 15 March 21. Thereafter, he migrated to England and took the citizenship of the country on 15th of March 2023. He visits India during the year 22-23 for 90 days. सिर्फ 90 दिन के लिए आया था। तो 60 डेज वाली कंडीशन पूरी करके देखते हैं, क्या वो इससे पहले इंडिया में रेजिडेंट बनेगा? मतलब 60 डेज वाली कंडीशन तो हो रही है, उसके पहले के 4 साल 365 देखना है, बनेगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि मिस्टर एक्स वॉज रिजाइडिंग इन इंडिया टिल 15 मार्च 2021। नहीं सॉरी, 15 मार्च 2021 तक बनेगा। अच्छा, बन जाएगा। अगर मैं 6th क्वेश्चन की बात करूं, तो प्रीवियस ईयर 22-23 में तो उसका स्टे कितना है बच्चों? 90 दिन, जो कि 60 डेज से ज़्यादा है। हमें देखना है 21-22 में कितना बनेगा, 20-21 में कितना बनेगा, 19-20 में कितना बनेगा, और 18-19 में कितना बनेगा। 21-22 की बात करें तो 21-22 में तो उसका स्टे है ही नहीं वो इंडिया के अंदर, यस और नो। 2021 की बात करें तो 2021 में वो कितने दिन के लिए इंडिया में है? 2021 में बताओ, पूरा साल इंडिया में ही है, क्योंकि इससे पहले वो इंडिया में ही था, 15 मार्च को इंडिया से बाहर गया। सो 15 दिन को काउंट करना है हमें, बाकी 16 दिन को काउंट नहीं करना। सो 2020-21 में अगर आप मुझसे पूछोगे तो 365 में से 16 दिन हटा दो, 365 में से 16 दिन हटा दो, तो ये बचेंगे 349 डेज। 19-20 की बात करो तो यस, पूरा साल इंडिया में था, 366, क्योंकि 20 लीप ईयर आता है फरवरी मंथ बीच में। 18-19 365। मुझे एक बात बताओ, 4 सालों में 365 देखना था, यहाँ पे तो आराम से बन गया, तो इसलिए वो इंडिया का क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। अब रेजिडेंट बनने के बाद चेक करना होता है ROR और RNOR। मुझे एक बात बताओ, बड़े आसानी से बन गया, क्योंकि 7 सालों में 730 दिन देखने होते हैं, वो भी ये पूरा कर लेगा।
और 2 प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट प्रूव करना होता है आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, वो भी ये पूरा कर लेगा। इस वजह से इस पे से वो इंडिया का क्या माना जाएगा, ROR। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इज दैट क्लियर एवरीवन? अब ये अगर आपको वो केस याद आ रहा हो जो मैंने रिवीजन कराई होगी, तो मैंने आपको ये बात कराई होगी, जब भी आप कभी भी इंडियन क्रू मेंबर हो, इंडियन शिप मेंबर हो, तो ऐसे केस में कंडीशन कौन सी लगती है? 182 डेज वाली, 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगती ना। बट अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है कि आपका जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिस दिन पे आपने साइन किया और जिस दिन आपने साइन ऑफ किया CDC, वो पूरा पीरियड आउट ऑफ इंडिया मान लिया जाए, वो पूरा पीरियड आउट ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा टोटल ईयर के डेज में से। अब यहां पे देखो 6 जून 2022 को वो इंडिया में साइन कर रहा है CDC को, 9 दिसंबर 22 को वो एग्जिट ले रहा है वहां से। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी दिन इंडिया में रहा, तो आपने क्या करना है, बस जो CDC वाला पीरियड है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में जो CDC वाला पीरियड है, वो पीरियड आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 6 जून 2022 से लेकर 6 जून 2022 से लेकर 9 दिसंबर 2022 तक ये पूरा पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। तो जून में कितने डेज बनेंगे, जून में कितने डेज बनेंगे सोचो? जून में बनेंगे जून में बनेंगे 6 तारीख को मैं इंडिया से बाहर मानना है तो 5 दिन, 5 दिन तो आउट ऑफ इंडिया हो गया। जून में कितने डेज बन गए? 30 में से तो ये रह गए 25 दिन। बताओ कैसे? 6 दिन को 6 तारीख को आउट ऑफ इंडिया मानेंगे। अच्छा, नॉर्मली हम लोग अभी तक क्या पढ़ते थे कि जिस दिन आएगा जिस दिन जाएगा वो दोनों इंडिया में काउंट करेंगे, यस और नो। बट इस वाले केस में ऐसा नहीं होता। आपको याद आ रहा होगा, रिवीजन के वक्त मैंने बताया जरूर होगा, 6 जून को जिस दिन वो इंडिया से बाहर जा रहा है, ये पूरा का पूरा स्टे आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा, ये पूरा स्टे आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा। तो 6 जून को भी आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा। जून में टोटल 30 डेज होते हैं, तो 5 दिन हटा दो तो बचे कितने? 25 दिन। ये 25 दिन जो है वो CDC पीरियड में है। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 9। बच्चों ये टोटल स्टे जो मेरा बना, ये कितना बना? 25, 31, 31, 30, 31, 30 और 9, 187 डेज। 187 डेज का स्टे उसका इंडिया में है बच्चों। 187 डेज इन इंडिया, सॉरी आउटसाइड इंडिया। अब क्योंकि 187 डेज आउटसाइड इंडिया है तो मुझे निकालना है इन इंडिया कितना होगा। तो कैसे निकालोगे? स्टे इन इंडिया कैसे निकालोगे भाई? जो 365 डेज हैं, 365 में से 187 क्या कर देते हैं, माइनस। कितना बचा? 365 माइनस 187 इज इक्वल टू 178 डेज। 178 डेज बच्चों, ये 182 डेज से कम है, यस और नो एवरीवन। अब क्योंकि ये 182 डेज से कम है, इसलिए ये इंडिया का क्या मान लिया जाएगा, नॉन रेजिडेंट। क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्योंकि हमारे लिए तो सिर्फ एक ही कंडीशन थी ना, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती थी। कुछ याद आ रहा है बच्चों? सो यहां पर जब भी कभी शिप वाला केस होगा, इंडियन शिप, इंडियन सिटीजन की बात हो रही होगी, तो आपको हमेशा ये पीरियड देखना होगा जो पीरियड वो इंडिया से बाहर है। टोटल में से ये वाला अमाउंट, ये वाला डेज माइनस कर दो, जो बच गया वो इंडिया में स्टे होगा। और क्योंकि 365 डेज वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए वो इंडिया का क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा है बच्चों, जहां पर आपको एक पीरियड दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को भी करके दिखाना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको ना, पहले तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए पीरियड वाला, अलग अलग डेट्स दे रखी हो, तो आपको बताना है कि भाई उसका स्टे बन कितना रहा है। हमें इन डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ स्टे देखना है। अब मिसेस करुणा कपूर इज अ हॉलीवुड एक्ट्रेस, हर पासपोर्ट रिवील्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर स्टे इन इंडिया। ये कुछ स्टे दिया, फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो 22-23 जिस साल का हमें स्टे निकालना है वो है अप्रैल 3 से लेकर जुलाई 11। सो अप्रैल 3 से लेकर जुलाई 11 वो कहाँ पे है, इंडिया में है। ये लिखा है ना, स्टे इन इंडिया के डेज दे रखे हैं। सो अप्रैल में कितने डेज होते हैं बच्चों, 30। 2 दिन वो बाहर रही है, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल बाहर रही है, 3 अप्रैल को इंडिया में, तो 28 मानेंगे इसके अंदर। मई में बताओ 31, जून में बताओ 30, जुलाई में बताओ, जुलाई में वो 11 तारीख को
इंडिया में आ गई है तो वो इंडिया में काउंट करेंगे। तो 28, तो ये हो गया 59, 89 और 100 डेज हो गए। फिर 21, 22 चेक करेंगे बच्चों। 21, 22 में चेक किया, जून 22 से लेकर जून 11, जुलाई 11 सिर्फ इतने दिन के लिए आया। तो 21, 22 में जून में टोटल 30 डेज होते हैं। 21 हटा दो क्योंकि 21 तो वो आउट ऑफ इंडिया हो गई, तो बचे कितने, 30 - 21, 9। तो 9 डेज हो गए जून के, और जुलाई में सिर्फ 11 दिन, तो टोटल हो गए 20 डेज। 2021 की बात करते हैं बच्चों। 2021 में 10 फरवरी को वो इंडिया में आ गया और मार्च 26 तक आ गई। 10 फरवरी से लेके मार्च 26, तो फरवरी में कितने डेज होते हैं, 20-21 का साल है ये। 10 फरवरी में कितने डेज, फरवरी में कितने डेज हो गए, 28। 9 दिन हटाने होंगे तो बचे 19। मई में बात, मार्च में बात करो तो 26 दिन, तो टोटल ये बना 45 डेज। इसी तरीके से 1920 का भी निकाल लेते हैं। 1920 का है सितंबर 7 से मार्च 26। तो सितंबर 7 अगर मैं देखूं तो सितंबर में होते हैं 30 डेज, और 30 में से 6 हटा देते हैं तो बना सितंबर में 24, और अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में कितना आएगा 31, फरवरी में, अब क्योंकि ये लीप ईयर बनेगा तो फरवरी में 29, और मार्च में 26। चेक करते हैं, 24, 31, 30, 31, 31, 29 और 26, ये आ रहा है 202 डेज। 18-19 की बात करते हैं। 18-19 में 17 मई से लेकर सितंबर 30 है, तो 17 मई मतलब मई में 31 डेज होते हैं, और 16 उसमें से हटाना होगा, तो कितने बचे भाई, समझ में आना है 16 क्यों, क्योंकि जिस दिन वो इंडिया में आया या आई है ना, जिस दिन वो इंडिया में आई तो वो दिन तो इंडिया में काउंट करना है ना। तो 31 - 16 कितना रह गया, 15 दिन। 15 दिन वो, और बताओ अक्टूबर में बताओ, मई के बाद आएगा जून 30, जुलाई में बताओ 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, तो ये कितना बना 122, 137। फिर 17-18 100 दिन बनेंगे, वही पहले निकाल चुके हैं हम 22-23 में सेम है ना। 16-17 में भी कितने बनेंगे 100 दिन, 15-16 में भी कितने बनेंगे 100 दिन, और 14-15 में भी कितने बनेंगे 100 दिन। अब सबसे पहले तो आपको यही काम करना चाहिए कि क्या क्या स्टे बना। अब यहां पे देखो, अब क्योंकि 60 डेज और मोर की कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये 60 डेज और मोर की कंडीशन पूरी हो रही है नहीं हो रही वो चेक करते हैं। 60 डेज और मोर तो ये बन रही है, पिछले 4 सालों में 365 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, इन 4 सालों में मिला के 365 होना चाहिए। क्या बन रहा है 202,137 बन जाएगा। 339 और 45 और 20, ये मोर देन 365 बन रहा है। यस, शी इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब आगे क्या चेक करना होता है कि वो ROR है या नहीं। अब ROR होने के लिए आपको दोनों में से कोई भी दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करनी होगी। एक तो वो इस साल रेजिडेंट मानी जा रही है, और पिछले 4 सालों में 2 सालों में रेजिडेंट माना जाना चाहिए ना, वो इस साल भी रेजिडेंट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस साल में 60 डेज से ज़्यादा है और पिछले 4 सालों में 365 डेज से ज़्यादा है, तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी। तो 2 रेजिडेंट प्रूफ करने थे, हो गए। 7 सालों में 730 बनने थे, तो चेक करते हैं बच्चों क्या ये 730 डेज बन रहा है। 20 + 45, अच्छा उस साल को छोड़ना है जिस साल में आप ऑलरेडी रेजिडेंट हो। जिस साल में हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस साल का स्टे ऐड नहीं करना है इसमें। +202 + 137 + 100 + 100 कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और 100। बच्चों ये बन रहे हैं 704 दिन, क्योंकि 730 डेज का स्टे पूरा नहीं हो रहा। इस वजह 7 सालों में 700, ये ना 7 साल ये बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इज दैट क्लियर एवरीवन?
इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो ये वो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, और भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट लॉजिक जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आगे आप लोग ये चीजें कर सकते हो, मुश्किल नहीं है रेजिडेंशियल स्टेटस। बच्चों एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स का टॉपिक, इसके अंदर क्या होता है, सेक्शन नंबर 5 में आपको बोल दिया जाता है कि भाई कुछ ऐसी इनकम्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कब कमाई गई, उसके बेसिस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कहां कमाई गई, सॉरी कहां कमाई गई और कब रिसीव हुई, कहां रिसीव हुई। अब यहां पर देखो, सबसे पहले तो हमें यह देखना होता है बच्चों कि अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो गई, इंडिया में रिसीव हो गई, तो फर्क नहीं पड़ता कि कहां कमाई। रिसीव अगर इंडिया में हो गई तो आरओआर हो, एनओआर हो या नॉन रेजिडेंट हो, तीनों को टैक्सेबल। अगर इनकम एक्रूराइज इंडिया है, रिसीव कहीं पे भी हो, तीनों को टैक्सेबल। अगर इनकम एक्रूराइज आउटसाइड है, रिसीव आउटसाइड है, एक्रूराइज आउटसाइड है, रिसीव भी आउटसाइड है, कंट्रोल इंडिया है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है आरओआर और एनओआर रेजिडेंट्स को टैक्सेबल। अगर एक्रूराइज बाहर है, रिसीव बाहर है, कंट्रोल बाहर है, सब कुछ बाहर है, तो सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल। यस और नो? अगर सब कुछ बाहर है तब भी आरओआर को टैक्सेबल है। याद है मैंने बताया था, रेजिडेंट जो होते हैं ना, रेजिडेंट आरओआर, ये प्योर रेजिडेंट है। ये लोग ना कहीं से भी पैसे कमाएं, कहीं से भी, टैक्स इनको हमेशा इंडिया में ही देना है। ऑस्ट्रेलिया से कमाएं, न्यूजीलैंड से कमाएं, जर्मनी से कमाएं, ब्राजील से कमाएं, रशिया से कमाएं, आसमान से कमाएं या पाताल से कमाएं, या फिर कमाएं अफ्रीका के जंगलों से, टैक्स कहां देना होगा, इंडिया में। ये जो रेजिडेंट्स होते हैं ना, इनको ऐसे ही टैक्स देना होता है, इनको हमेशा ही टैक्स देना है, हर हाल में, आरओआर। लास्ट केस एक है जिसमें इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वो है, वो सभी के लिए नॉन टैक्सेबल है। और वो कौन सा केस है कि इनकम एक्रूराइज आउटसाइड थी, रिसीव बाहर है, कंट्रोल बाहर है, सब कुछ बाहर है, बट कोई पुराने सालों की इनकम इंडिया में रेमिट कर दी। अब पुराने सालों की इनकम जिस साल का लिंक ही नहीं है, तो ऐसे केस में पुराने सालों की इनकम अगर इंडिया में भेजी गई तो उस पर क्या टैक्स लगेगा? गवर्नमेंट ने कहा नहीं लगेगा, तीनों को ही नॉन टैक्सेबल। ये वर्ड रेमिटेंस है, रिसीव नहीं, याद रखना है बच्चों। तो रेमिटेंस जो होगा हम उसको इग्नोर करते हैं, रिसीव देखते हैं, क्योंकि रिसीव बाहर है, कंट्रोल बाहर है, सब कुछ बाहर है। तो अगर इंडिया में वो इनकम पुरानी लाई गई है, रेमिट की गई है, पैसे लाए गए हैं, भेजे गए हैं, तो ऐसे केस में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यही है वो रीजन, बस आपको इसी पर दिमाग लगाना है। आओ जरा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके भी देख लेते हैं, इस टॉपिक के। मैंने बोला रिवीजन पूरी देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता है रिवीजन के लिए आपको क्या करना होगा। रिवीजन के लिए आप लोग मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जरा लिंक को क्लिक करके देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस, इंसिडेंस ऑफ टैक्स सारा रिवाइज कराया अच्छे से, ठीक है? तो अगर आप देखना चाह रहे हो, नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग इज द इनकम ऑफ श्री अशोक गुप्ता फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। ये आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है आपको, हमेशा जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? और लास्ट में क्या लिख दिया जाता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री अशोक गुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। अगर वो आरओआर हो तो क्या होगा, एनओआर हो तो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा तो क्या होगा, ठीक है? सो राइट डाउन एवरीवन, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले तो प्रेजेंटेशन भी देखनी जरूरी है। सो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का क्वेश्चन नंबर है ये 1, ठीक है? अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें बताया गया ये इनकम्स हैं और क्वेश्चन में लिखा है कि भाई आपको, अगर वो श्री अशोक गुप्ता रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते तो उसका आंसर क्या होता, आरएनओआर होते तो क्या आंसर होता, और अगर वो नॉन रेजिडेंट होते तो उसका आंसर क्या होता। मतलब तीनों के लिए आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है? सो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम of Mr. Ashok Gupta for the assessment year 23-24. हम सारा कंप्लीट पूरा एक ही साथ कर देंगे,
अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसी फॉर्मेट में सारा कंप्लीट कर सकते हैं। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ये हमारा ए पार्ट था। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, RNOR, ये हो गया हमारा बी पार्ट। और एक हो गया बच्चों नॉन रेजिडेंट, सी पार्ट। ये वाली साइड हो गई पर्टिकुलर्स। फर्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव इन इंडिया। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव इन इंडिया। बच्चों रिसीव इन इंडिया अगर क्वेश्चन में लिख दिया गया रिसीव इन इंडिया, इसका मतलब क्या है कि अगर रिसीव इन इंडिया हो गया तो कहीं से भी कमाया हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों को टैक्सेबल। सो आप पहले वाले पार्ट में तो आंसर क्या आएगा? 5000, 5000 और 5000। यहां पे आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी, वो आप लिख दोगे। नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव इन इंडिया। अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रिसीव हो रही है लंदन में, इन लंदन की इनकम है बट वो इंडिया में रिसीव हो गई है, तो भाई तीनों को टैक्सेबल, क्योंकि रिसीव इन इंडिया हो गया ना। रिसीव इन इंडिया हो गया तो क्या होगा? तीनों को टैक्सेबल। यस और नो? थर्ड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिट इन बैंक देयर। अब प्रॉपर्टी कहां की है? पाकिस्तान की। सो रिसीव कहां हुआ? बताओ, रिसीव कहां हुआ? बाहर। एक्रूराइज कहां हुआ? बाहर। कंट्रोल, क्वेश्चन में कंट्रोल के बारे में कभी कुछ ना गिवन हो तो हम लोग मान लेंगे कि सब कुछ बाहर, जहां पे एक्रूराइज हुआ वहीं कंट्रोल। तो ऐसे केस में क्या होगा? तीनों अमाउंट क्या करेंगे हम लोग? ये जो 1000 रुपए का अमाउंट है ये ROR को टैक्सेबल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अगर तीनों चीजें आउटसाइड इंडिया होंगी तो क्या होगा? सिर्फ ROR को टैक्सेबल होगा। तो यहां पर ये 1000 रुपए ROR को टैक्सेबल कर देंगे। पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान डिपॉजिट इन बैंक देयर। एक्रूराइज कहां हुआ बच्चों? बाहर। रिसीव कहां हुआ बच्चों? बाहर। बिजनेस कंट्रोल इंडिया से है, यानी ये थर्ड केस है। और जहां पे थर्ड केस लग गया तो ROR और NOR को टैक्स लगेगा। इस लाइन का कोई रिलेवेंस है? करंट ईयर के 20,000 रुपए में से 10,000 इंडिया में भेज दिए गए, रेमिट किए, रिसीव नहीं हुए। रिसीव बाहर ही हुए। रिसीव का मतलब होता है डायरेक्ट, रेमिटेंस मतलब होता है रिसीव होने के बाद। तो ऐसे केस में इस 10,000 वाली लाइन को इग्नोर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड इन इंडिया 20,000 रुपीज, ROR और NOR को टैक्सेबल हो जाएगा। ROR और NOR को टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया। प्रोफेशन इंडिया में है बच्चों, एक्रूराइज इंडिया हो गया, तो अगर एक्रूराइज इंडिया हो गया तो तीनों को क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर। कानपुर कहां पे है? इंडिया में। पक्का? हाँ इंडिया में है। 6000 रुपए तीनों को टैक्सेबल, क्योंकि एक्रूराइज इंडिया हो गया। एक्रूराइज इंडिया हो गया या रिसीव इंडिया हो गया, तीनों को टैक्सेबल। इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। भाई एग्रीकल्चर कमाया जरूर है बट इंग्लैंड से है, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है ये। इट इज ऑल स्पेंट ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने वो खर्च कर दिया, टैक्सेबल तो होना चाहिए क्योंकि इनकम पे टैक्स लगता है ना। सो ये 5000 रुपए, क्योंकि एक्रूराइज बाहर है, रिसीव बाहर है, कंट्रोल बाहर है, सब कुछ बाहर है, तो सिर्फ ROR को टैक्सेबल होगा। किसको होगा? ROR को। लास्ट, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम बॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पुरानी इनकम को इंडिया में लेके आया गया। भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अनटैक्स्ड है टैक्स्ड है, इस पे टैक्स लगेगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कितना बना? 39,500। ये कितना बना? 33,500। और ये कितना बना? 15,500। 15, 6, 5, 11, 2, 13, 13,500। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। आओ,
मिस्टर रवनीत अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है इंडियन कंपनी से, रिसीव इन लंदन। अब आपको ये कुछ इनकम्स दे रखी है, फिर से वही है, तीनों के लिए इनकम फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, ROR RNOR। प्लीज अपने स्टेटमेंट जरूर लिखना, गलती मत करना, एग्जाम के अंदर मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी इंटरेस्ट है, तो एक्रू राइज कहां से हुआ? इंडिया से। तो क्या होगा? तीनों को टैक्सेबल, हाँ या ना? अगला बताओ, पेंशन कंप्यूटेड फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, पेंशन कहां से? इंडिया की एम्प्लॉयर से, तो भाई एक्रू राइज कहां से हुआ? इंडिया। बताओ, एनी डाउट? एनी डाउट? इसके बाद है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस, बिजनेस कहां पे? पेरिस। कंट्रोल कहां से हुआ? इंडिया से। आधा प्रॉफिट इंडिया में मिल गया। जब आधा प्रॉफिट इंडिया में मिल गया तो पहले आधे की बात करते हैं। 20,000 में से 10,000 तो इंडिया में मिल गया। जब इंडिया में मिल गया तो तीनों को क्या होता है? टैक्सेबल होता है, यस और नो? बाकी के 10,000 की बात करते हैं। एक्रू राइज कहां है? आउटसाइड। रिसीव कहां है? आउटसाइड। बट बिजनेस कंट्रोल इंडिया है, तो बाकी के जो 10,000 है वो सिर्फ ROR और RNOR को टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान, भूटान दूसरी कंट्री है बच्चों। एक्रू राइज कहां? बाहर। रिसीव कहां है? बाहर। रेमिटेड लिखा है इंडिया में, रिसीव तो बाहर हुआ, रेमिटेंस तो इनडायरेक्टली है, तो रिसीव बाहर हुआ, रेमिट कर दिया इंडिया में, तो ये एक्रू राइज आउटसाइड, रिसीव आउटसाइड, कंट्रोल आउटसाइड, तो सिर्फ ROR को टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव देयर, एक्रू राइज आउटसाइड, रिसीव आउटसाइड, कंट्रोल आउटसाइड, क्या होगा? सिर्फ ROR को टैक्सेबल होगा। पास अनटैक्स फॉरेन इनकम्स का कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 9, 19, 29, 33, 34,000। ये हो गया 25,000 और ये हो गया 15,000। क्या मेरी बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन, एक अच्छे क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो काफी बड़ा है ये क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मतलब ये मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूं जैसे आपको प्रैक्टिस करने चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने इसको लगा डाला ना तो लाइफ झिंगा लाला। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई ये कर लिया ना तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस, टेंशन फ्री। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो देख लेना एक बारी, सारे हो जाएंगे सारे। जरा ध्यान से देखते हैं 4th क्वेश्चन। अब इसमें भी सिमिलरली जैसे हम लोगों ने अभी तक किए हैं, इसमें भी तीन केसेस में आंसर बताने हैं हमें। सो ROR, RNOR और NR। बताओ, इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स, जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स है तो एक्रू राइज बाहर हुआ ना। 2/5 रिसीव इन इंडिया, तो पहले 2/5 की बात करो। अब देखो 60,000 का 2/5 हुआ 24,000, 24,000 तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा, हाँ या ना? अब बात करते हैं 3/5 की। अब 3/5 की बात करें तो एक्रू राइज कहां है? बाहर। रिसीव कहां है? बाहर। कंट्रोल कहां पे है? बाहर। सब कुछ बाहर है। कंट्रोल के बारे में कुछ ना लिखा हो तो एक्रू राइज जहां होगा वहीं कंट्रोल होगा, तो सब कुछ बाहर है। तो ये 36,000 रुपए सिर्फ ROR को टैक्सेबल होंगे। कुछ याद आ रहा है? अगला, इंटरेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश, एग्रीकल्चर कहां पे है? बांग्लादेश। रिसीव देयर, एक्रू राइज कहां? बाहर। रिसीव कहां हुआ? बाहर। बट लेटर ऑन 50,000 इज रेमिटेड, रेमिटेड ना, रिसीव तो नहीं, तो रिसीव बाहर हुआ है ना, तो एक्रू राइज बाहर है, रिसीव बाहर है, कंट्रोल बाहर है, सब कुछ बाहर है, तो सिर्फ ROR को टैक्सेबल। आगे आ जाओ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा रिसीव आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टी कहां पे है? बाहर। रिसीव कहां हो रहा है? बाहर, ठीक है। और वो 86,000 की जो इनकम है ये आपको रिसीव हो रही है बाहर, सारा बाहर है, एक्रू राइज बाहर, रिसीव बाहर, कंट्रोल बाहर, सब कुछ बाहर। खर्चे कर दिए हम, क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। एक तो 86,000 ROR को हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन USA विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली मतलब कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो एक्रू राइज इंडिया हो गया बच्चों, सॉरी एक्रू राइज तो बाहर है USA, बट कंट्रोल इंडिया से है। रिसीव 15,000 इंडिया में हुआ, तो 15,000 का तो आप लोग कर दो क्या, तीनों को टैक्सेबल। और जो बाकी का अमाउंट है 65,000 में से 15,000 में बाकी का अमाउंट 50,000 वो अर्न फ्रॉम बिजनेस इन USA है, और कंट्रोल कहां पे? दिल्ली में ही है, और रिसीव बाहर है। बट बेटा देखो, इसको जब भी ऐसा कभी लिखा हो रिसीव इन इंडिया,
तो आपको हमेशा सोचना कि एक चीज रिसीव इन इंडिया तो बाकी का अमाउंट रिसीव आउटसाइड इंडिया। एक्रूराइज आउटसाइड, रिसीव आउटसाइड, कंट्रोल इंडिया, तो क्या होगा? आरओआर और एनओआर को टैक्सेबल होगा, यानी 50,000 रुपीज आरओआर और एनओआर को टैक्सेबल होगा। क्या मेरी बात समझे? डिविडेंड पेड बाय फॉरेन कंपनी बट रिसीव इन इंडिया, क्योंकि रिसीव इन इंडिया है तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा 46,500। पास्ट अनटैक्स फॉरेन, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स कुछ भी होंगे तो वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, पास पुराने सालों की इनकम को हाथ ही नहीं लगाना हमने, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, बिजनेस इन चेन्नई मतलब बिजनेस इन इंडिया, एक्रूराइज इंडिया हो गया तो तीनों को टैक्सेबल, यस और नो? सो ये वाला अमाउंट जो है वो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा 27,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, क्योंकि सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया है तो ये तीनों को टैक्सेबल हो गया 1480 और 1480 तीनों हो जाएगा। और लास्ट है पेंशन कंप्यूटेड फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, तो एक्रूराइज क्या हुआ इंडिया में, तो तीनों को अगेन टैक्सेबल हो जाएगा 36,000। इज दैट क्लियर? और गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी बच्चों रिसीव इन इंडिया है तो 80,000 रुपए का जो एक गिफ्ट है वो आपको इंडिया में रिसीव हुआ है, इस वजह से ये तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा बच्चों 50,000 रुपए का से ज्यादा का अगर गिफ्ट हो तो वो टैक्सेबल हो जाता है तीनों को, यस और नो? मतलब 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट हो तो वो टैक्सेबल होता है, यस और नो? तो ये 80,000 का गिफ्ट है इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा। सो बस अब इसको ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, यस और नो? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन करवाना चाहता हूं जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी आपको यहां पे मिल जाएंगे बच्चों, सीएमए के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी हैं, आपको देखो और आंसर दे दिए मैंने, तो आप लोग कर सकते हो वो सॉल्व। मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं जो कि अक्सर आ जाता है, सीए एग्जाम्स में भी बहुत आता है और सीएमए एग्जाम्स में भी आता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, आपको दो तरह की इनकम्स, नहीं ये वाला नहीं, तो ये वाला तो हो ही जाएगा, ये सीए का एग्जाम का है। एक करवाना चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन, मिसेज एक्स एंड मिसेज वाई, ये सीए का क्वेश्चन है, मत देखो ये चीज, सीएमए सीए सबके एग्जामिनेशन क्वेश्चन एक जैसे ही आते हैं, ठीक है। मिसेज एक्स एंड मिसेज वाई आर द सिस्टर्स एंड दे अर्न द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। Mrs. X settled in Malaysia since 1984, visits India for a month every year. अब इस क्वेश्चन में आपको ये जज करना है सबसे पहले कि मिसेज एक्स सेटल्ड इन मलेशिया है तो भैया वो तो हो गई नॉन रेजिडेंट, तो ये हो गई नॉन रेजिडेंट, यस और नो? और विजिट्स इंडिया फॉर द मंथ एवरी ईयर तो नॉन रेजिडेंट होगी। मिसेज भाई इंदौर में सेटल्ड है तो ये क्या हो गई? रेजिडेंट। और कौन सी वाली रेजिडेंट हो गई? आरओआर, क्योंकि वो जब से वो मैरिज हुई है उसकी 1992 में, तब से वो इंडिया में ही है, इंदौर मतलब इंडिया। अब ऐसी सिचुएशन में आपको ये बताना है कि कौन सी इनकम किसको कब टैक्सेबल होगी, बस। अब आपको यहां पर पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल के बताना था, तो इस क्वेश्चन में आपको पहले रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना होगा, फिर आपको दोनों के रिस्पेक्टिवली इनकम पे टैक्स बताना होगा कितना लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 13, अगर मैं कर रहा हूं मिसेस एक्स के लिए और मिसेस वाई के लिए, यह पता होना जरूरी है कि मिसेस एक्स इंडिया की एनआर है और मिसेस वाई इंडिया की आरओआर है। अब बताओ, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन मलेशिया, सेटअप इन इंडिया, सेटअप इंडिया में हुआ है, इनकम जो है वो सेटअप कहां पे हुई है? इंडिया में। मलेशिया में बिजनेस जो है वो सेटअप कहां किया गया? इंडिया में, यानी कंट्रोल इंडिया से है। एक्रूराइज कहां है? बाहर। रिसीव भी वहां है बाहर, कंट्रोल इंडिया। तो क्या होगा? सिर्फ आरओआर और एनओआर को टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये मिसेस एक्स को मिल रहा है और मिसेस एक्स नॉन रेजिडेंट है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। इसको तो मिल ही नहीं रहा, मिसेस वाई को तो मिल ही नहीं रहा, मिसेस एक्स को मिल रहा था और मिसेस एक्स नॉन रेजिडेंट है तो इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा। अगला देखो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, बिजनेस इन दिल्ली, खत्म कहानी। सो आरओआर हो, एनओआर हो या नॉन रेजिडेंट हो, तीनों को टैक्सेबल होगा, बट क्योंकि ये सिर्फ मिसेस एक्स को मिल रहा है सो मिसेस एक्स के लिए बात कर रहे हैं। रेंट कंप्यूटेड फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मलेशिया डिपॉजिट इन बैंक एट मलेशिया लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव बैंकिंग चैनल, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपीज। क्या होगा? एक्रूराइज आउटसाइड, रिसीव आउटसाइड, कंट्रोल आउटसाइड, सब कुछ आउटसाइड है, ठीक है। इंडिया में रेमिट किया गया है भैया, सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल होगा ये,
तो इसलिए दोनों में से किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको तो मिला ही नहीं। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अब तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड जो है डोमेस्टिक कंपनी से वो भी टैक्सेबल होती है। अब इंडियन कंपनी है तो दोनों को क्या होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए, हाँ या ना। आगे डिविडेंड फ्रॉम मलेशियन कंपनी, एक्रूराइज कहाँ है, बाहर, रिसीव कहाँ है, बाहर, कंट्रोल भी कहाँ है, बाहर, सब कुछ बाहर, तो सिर्फ ROR को टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये टैक्सेबल होगा 8,000 रुपये। कैश गिफ्ट मिला है बच्चों, 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट है, तो 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट जो होता है वो टैक्सेबल हो जाता है। कैश गिफ्ट कहाँ मिला है, हम लोग एज्यूम करके चले अगर इंडिया में मिला है, कहीं भी मिला हो, क्योंकि आप इंडिया के ROR हो, तीनों को टैक्सेबल, तो इसलिए ये 51,000 टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड से मिला है। रिलेटिव से मिला होता है, आपको याद आ जाना चाहिए अदर सोर्सेस, रिलेटिव से मिला होता है तो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है ना। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन मलेशिया, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एग्रीकल्चर इनकम है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मलेशिया में। सो ROR को तो एग्जेम्प्ट हो ROR जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, NR को एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ये एक्रूराइज आउटसाइड है, रिसीव आउटसाइड है, कंट्रोल आउटसाइड है, सब कुछ आउटसाइड है, तो क्या करेंगे, ROR को टैक्सेबल करेंगे, तो 4,000 रुपये सिर्फ मिसेस माई को टैक्सेबल। आगे आ जाओ, पास अनटैक्स फॉरेन इनकम फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चों, यस और नो। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, सर्विसेज इंडिया में रेंडर की गई है, तो एक्रूराइज कहाँ हुई, इंडिया में, और अगर एक्रूराइज इंडिया हो गई बच्चों, ROR हो, NOR हो या नॉन रेजिडेंट हो, तीनों को टैक्सेबल, तो ये 25,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। आगे आ जाओ, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पुणे, बिजनेस इन पुणे है बच्चों, तो मेरे ख्याल से कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस इन पुणे है तो एक्रूराइज इंडिया हो गया, तो ROR हो, NOR हो या नॉन रेजिडेंट हो, तीनों को टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मिले हैं, तो एक्रूराइज क्या हुआ, इंडिया, तो ये भी तीनों को टैक्सेबल होना चाहिए, तो इसलिए ये पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। आगे आ जाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी है तो बच्चों तीनों को टैक्सेबल होने चाहिए, तो ये 15,000 और ये 25,500 टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन FD विद SBI इन इंडिया, ये 12,000 और 8,000 टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? और यह आ जाएगा 127,500 और 1,34,500। बच्चों ये प्रैक्टिस करने के बाद, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद, जब आप पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठाते हो, मैं कहता हूँ पूरा पेपर उठाना, पहले ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद पूरा पेपर उठाना, पूरा पेपर उठा के चेक करो, सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए पास एग्जामिनेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल है वो मैंने आपको बताया। रेजिडेंशियल स्टेटस हो या इंसिडेंस ऑफ टैक्स हो, ये अगर PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उसका, टेलीग्राम चैनल का। आपको CMA के CA के सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप लोग इसको पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास मिलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, और मैं कराऊंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।